हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित, यानी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बता दें कि पाई क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस है, यानी ऑफलाइन जो बैच है पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एवं ITI प्रवेश परीक्षा के लिए ऑफलाइन बैचेस न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपके कोई भाई बंधु या फिर रिश्तेदार में से कोई पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल या ITI या फिर BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पाई क्लासेस गया में आके एडमिशन ले सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। क्लास न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है, तो जो भी हो संपर्क कर सकते हैं, नीचे में आपको नंबर दिया गया है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दृश्य दिखाया गया है। पाई क्लासेस में अबर आए छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। ये थोड़ा पुराना रिकॉर्ड है। चलिए क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आज का है वह है सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, किस में करते हैं? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए में प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी में गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी में ताप ऊर्जा में, ऑप्शन डी में है विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी रूपांतरित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है AU की, किसकी? तो AU। तो AU की बाबू परमाणु संख्या जो होती है वो 79 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सोना की परमाणु संख्या जो होती है वह 79 होता है। अगर इससे आप इस क्वेश्चन से आपसे पूछ दे कि एटॉमिक मास कितना होता है, सोना का एटॉमिक मास अगर आपसे पूछ दे तो ये भी याद रखिएगा 196.96 होता है। कितना होता है? तो 196.96 जो होता है वो सोना की एटॉमिक मास होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपको बताए थे कि दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये तीनों में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन अपक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता। बाबू ऑक्सीजन की संयोजकता आपको बताए थे कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वह 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जो जल का pH मान होता है वो कितना होना चाहिए? 5.6 होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से अधिक होना चाहिए, या फिर 7.0 होना चाहिए। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा के जल का pH मान हमेशा 5.6 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 5.6 से हमेशा कम होना चाहिए। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूछा गया प्रश्न सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन मेथनोइक एसिड का साधारण नाम ही फॉर्मिक अम्ल है, यानी फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे मेथनोइक दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको कहीं फॉर्मिक अम्ल मिले तो भी आपका राइट आंसर होगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है, या फिर आप उसी को मेथनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा बाबू फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी में हो गया। उसके बाद बिच्छू मने कहने का मतलब जो गांव देहात में बिच्छा उसको कहते हैं, वो उसमें होता है। ये सब में आपको फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब अगर आपको प्रश्न आए तो आप टिक आउट करके आगे बढ़िएगा। वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति के जो तेल होता है उसमें क्या होता है? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसे याद ही कर लीजिएगा। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति का जो तेल होता है बाबू उसमें लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है वनस्पति तेलों में, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है? तो याद रखिएगा 2। कितना? तो 2। ब्यूटेन के भी समावयवों की संख्या कितनी संभव है? तो 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, सभी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है वह कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का जो वर्गीकरण किया गया उसका आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या है, परमाणु घनत्व है, परमाणु संख्या है, या परमाणु द्रव्यमान है? तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हम सभी को बताए थे कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का जो वर्गीकरण का आधार दिया गया है वो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। बाबू अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं का अनुपात अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 1:3 होता है, यानी 1:3 होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं का जो अनुपात होता है अमोनिया में वो कितना होता है? तो 1:3 होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो आपको शायद याद होगा कि ब्रोमीन है, लेकिन ऑप्शन में कहीं ब्रोमीन नज़र ही नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इथेनॉल। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथेनॉल। ये भी बाबू कमरे के ताप पर एक तापक्रम द्रव होता है, लेकिन अगर आपको मिले ब्रोमीन मिले तो आप इसका आंसर ब्रोमीन ही मारिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में बाबू, सिरका में जो होता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जानते ही होंगे कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपको पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना पाया जाता है अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा 4 से 8% पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल 4 से 8% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है वह है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताया कि एसिटिक अम्ल, वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप बाबू आपको बताए थे कि ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे नया नाम आया है फ्लोरीन बाबू, यह भी एक कार्बन के अपरूप है। बहुत ही यूजफुल अपरूप कार्बन के है फ्लोरीन, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो आज का है वह है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। याद रखिएगा अगर एक अणुसूत्र है और उसके विभिन्न परमाणु सूत्र है, संरचना सूत्र है, तो उस यौगिक को हम लोग समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समावयवी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप याद रखिएगा समावयवी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना क्या है? CaOH2 या फिर CaO या CaCO3 या फिर Ca। तो याद रखिएगा बूझा हुआ चूना जो होता है वह CaOH के होल ट्वाइस होता है, CaOH2 होता है। कितना होता है? CaOH2 होता है,
यानी इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का है वह है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है CaO, ऑप्शन बी में है NaCl, ऑप्शन सी में है NaOH, ऑप्शन डी में है Na2CO3। तो याद रखिएगा, निम्न में कौन भस्म नहीं है आपसे पूछ रहा है, भस्म है नहीं, भस्म नहीं है। तो आप याद रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ के ऐसा मारिएगा, इसका राइट आंसर NaCl हो जाएगा। NaCl जो है यह एक भस्म नहीं है। अगला प्रश्न है, जस्ता का अयस्क। जस्ता का अयस्क क्या है? सिनेबार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइट है या सोडियम क्लोराइड है? तो याद रखिएगा, जस्ता का जो अयस्क होता है वह जिंक ब्लेड होता है। जिंक से ही दोस्तों जस्ता का जो मेन अयस्क जो होता है जस्ता का, वह जिंक ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलिकन है। सिलिकन जो होता है वह क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है? याद रखिएगा, सिलिकन जो होती है वह एक उपधातु होती है। बताया गया प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न जो है वह है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो बाबू अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये तीनों अल्कोहल में उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का आया वह है, मेथनोइक अम्ल का समान नाम। अभी बताएं बाबू कि मेथनोइक अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल है। इसका आप याद रख लीजिए, फार्मूला 2 बार रिपीट कर दिया इसलिए बता देते हैं। HCOOH को ही हम लोग मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल अगर आपसे पूछ दे कि इसका सूत्र क्या होता है तो HCOOH होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 बार नाम आ गया इसलिए इसका फार्मूला बता दिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए बाबू जो आवश्यक होता है वह क्लोरोफिल भी होता है। दूसरा जो है ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। यानी इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए बताते हैं। अगर इसका रहा क्वेश्चन में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो आवश्यक बाबू उसके लिए क्लोरोफिल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, एक और होता है जो कि जल होता है यानी H2O। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में शायद नहीं दिया, तो याद रखिएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या फिर वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में, या फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में रहेंगे कि हरे पत्ते में। हरे पत्ते के सब्जियों में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसकी खोज कौन किए थे? आप लोग सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए थे। बताया गया प्रश्न है कि मैग्नीशियम का खोज कौन किए थे, इस तत्व का खोज कौन किए थे और कब किया गया था खोज? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुरंत अभी बताएंगे। मैग्नीशियम का खोज कौन किए थे और कब किए थे? जिनको याद है कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो हम बताए थे कि नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। इसके पहले ही वीडियो में शायद ये आया था क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का यूज होता है? तो होता है नरम लोहा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा 40 नंबर के कि मैग्नीशियम का खोज कौन किए थे, कब किए थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके
साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट देने के लिए आप 5starstudy.com पे जा सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।